हेलो एवरीवन, एपी टीचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ में आज हमारी क्लास नंबर 22। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ डिस्क्राइब्ड पार्ट थर्ड एज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने भाग 3 को संविधान का सबसे अधिक आलोचना वाला भाग बताया है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, BR अम्बेडकर द्वारा, MN राय द्वारा, S श्री राधाकृष्णन द्वारा या महात्मा गांधी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है, ये जो है किसके द्वारा कही हुई बात है। ठीक है, तो देखिए ये जो है BR अम्बेडकर ने ये बात कही थी। भाग 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स में भाग 3 के अंतर्गत किस चीज़ का जिक्र किया गया, तो भाग 3 के अंतर्गत हमारे जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जो है बताया गया। तो मौलिक अधिकारों के विषय में ही उन्होंने कहा था कि ये जो है भारतीय संविधान का सबसे आलोचनात्मक भाग है। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने आर्टिकल आता है 32, इसको उन्होंने कहा था कि ये भारत के संविधान की क्या है, आत्मा है। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा बताया था। क्या बताया था, संविधान की आत्मा। तो उनके दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। पहला, उनके हिसाब से जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो आर्टिकल 32 है यानी जिसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है, वो संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, ये दो आपको जो है बातें इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज प्लेयर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टाइप्स। यानी माइक्रो फाइनेंसिंग उद्योग के प्रतिभागियों को मोटे तौर पर जो है कितने प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जाता है, 2, 5, 4 या 3। तो कितने भागों में उन्हें बांटते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग जो इंडस्ट्रीज होती है उनको कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए उसको हम बांटते हैं 5 भागों में। देखिए अब पहले आप समझ लीजिए कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग होते क्या है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां वो होती हैं जो उन लोगों की सहायता करती है जिनकी आय बहुत कम होती है। ठीक है, यानी जैसे कुछ लोग तो बहुत अरब खरबपति होते हैं, अब कुछ लोग होते हैं उनकी आय कम होती है। अब उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, मान लीजिए उन्हें कोई बिजनेस शुरू करना है, अपना कोई स्टार्टअप लगाना है, या उनका कोई प्लान है अपने फ्यूचर को लेकर के, लेकिन क्योंकि उनकी आय कम है, ठीक है, तो उनके पास इनकम के ज़्यादा स्रोत तो है नहीं, तो अब उनको भी तो कोई सपोर्ट चाहिए होगा बाहर से। तो सरकार ने क्या किया कि एक ऐसी कंपनी, ठीक है, माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो उद्योग लगाया। ठीक है, मतलब जो माइक्रो फाइनेंसिंग की शुरुआत की है, क्षेत्र का डेवलप किया सरकार ने, ताकि ऐसे लोग जिनके पास जो है वो कम आय है, ठीक है, ऐसे लोग अगर मान लीजिए अपना कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ऋण मिल सके, बीमा मिल सके और पेंशन। ठीक है, उनके लिए किस किस की सुविधा दी है, ऋण की, ठीक है, बीमा की और पेंशन। ठीक है, पेंशन की सुविधाएं जो हैं, जैसी इस प्रकार की जो अन्य वित्तीय सुविधाएं हैं वो प्राप्त करने का जो है वो काम कौन सी करती है, तो माइक्रो फाइनेंसिंग उद्योग करता है। ठीक है, किन लोगों की सहायता करता है वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वो लोग, ठीक है, जिनकी आय जो है वो कम होती है। ठीक है, कम आय वाले लोगों की, बस आपको ये याद रखना है कि माइक्रो फाइनेंसिंग उद्योग का मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें जो है वो 5 प्रकार के जो हैं वो जो है मतलब इस उद्योगों को जो है 5 प्रकार के उसमें बांटा जाता है। कौन कौन से, तो पहला आता है लघु वित्त बैंक। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लघु वित्त बैंक, ये इसका पहला टाइप है, इसके माध्यम से सहायता प्रदान करती है। एक आता है NBFC, इसके माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है। फिर एक आता है MFI, NBFC का फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा NBFI। उसके बाद आता है कुछ जो है वो लाभकारी और गैर लाभकारी बैंक। ठीक है, ठीक है, तो इनके माध्यम से जो माइक्रो फाइनेंसिंग उद्योग जो है वो लोगों की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ जुडिशियल फिलॉसफी दैट कोर्ट can and should go beyond applicable law to consider the broader societal implication
ऑफ देयर डिसीजंस। डैश एक न्यायिक दर्शन है कि अदालतें अपने निर्णय के व्यापक सामाजिक निहितार्थताओं पर विचार करने के लिए लागू कानून से परे जा सकती हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। ये जो है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? न्यायिक सक्रियता को, न्यायिक दर्शन को, न्यायिक समीक्षा को या न्यायिक रोक को। ठीक है, किस में ये बात कही गई है? ठीक है, देखिए न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म में बात कही गई है। इसमें ऐसा मानना जाता है, ये अवधारणा है, ठीक है, जो ये मानती है कि अदालतें जो होती हैं वो सिर्फ क्या करती हैं, अपने दायरे में रह के ही काम करती हैं, खुद से कोई चीज़ नहीं करती हैं। मतलब अगर आप उनके पास कोई केस ले जाओगे तब तो उस पर वो डिसीजन या निर्णय दे देती हैं। लेकिन समाज में ऐसी बहुत सारी जो है वो घटनाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे जो है अपराध होते हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कई लोगों में वो हिम्मत नहीं होती कि वो कोर्ट तक जा सके, जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे सोशल रीजंस की वजह से वो नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, और उन लोगों के साथ जो है वो जो है जाती होती है। तो न्यायपालिका का क्या उद्देश्य है? न्यायपालिका का उद्देश्य ये है कि अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में उसे कोई नॉलेज है, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे कोई और व्यक्ति आकर के उनसे शिकायत कर रहा है कि ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में जो है वो किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है या कोई ऐसी दुर्घटना है, ठीक है, या कोई करप्शन चल रहा है, तो कोई और व्यक्ति चाहता है, ठीक है, और आप सरकार के पास आता है, तो अदालतों को क्या करना चाहिए, उन मुकदमों को लेना चाहिए। ठीक है, ये कह के नहीं हटा देना चाहिए कि जो विक्टिम है वो आएगा तभी हम काम करेंगे। ठीक है, तो पहले न्यायपालिका ऐसे ही काम किया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, न्यायिक सक्रियता जो है वो आ गई है। अब न्यायपालिका स्वयं भी जो है ऐसे केसेस, अगर उसे लगता है कि इस पे जो है निर्णय देना चाहिए या इस पे जो है हमें समाज के लिए कुछ एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, तो वो स्वयं उनको चुनाव करके जो है उस संदर्भ में जो है डिसीजन ले सकती है। इसी को हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन केरला वर लिटरेट। ठीक है, आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं? 96.1, 93.02, 91.06, 92.07, कितनी % महिलाएं जो है वो साक्षर थी, आपको बताना है। ठीक है, देखिए 92.07% महिलाएं साक्षर थी। ठीक है, ये केरल का डाटा है, लेकिन अगर आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले, ठीक है, तो 62.46% महिलाएं जो है भारत में साक्षर हैं। केरल में इतनी हैं और टोटल इंडिया में देख लीजिए आप कितनी है, कितना बिग डिफरेंस है। ठीक है, वहीं अगर आप पुरुषों का देख ले तो केरल में पुरुषों की साक्षरता दर 96 जो है 11% है। लेकिन अगर आप जो है मतलब अपर लेवल पे देख लें, ठीक है, मतलब जो पूरे इंडिया के लेवल पे देखें तो जो मेल साक्षरता दर है कितनी है, वो 82.14% है। ठीक है, और अगर आप ये देखें कि कुल कितनी, यानी मेल प्लस फीमेल साक्षरता दर जो है वो केरला में कितनी है, तो 94% है केरल में। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया में देख ले, ऑल ओवर इंडिया मेल प्लस फीमेल साक्षरता दर देखें, ठीक है, तो वो सिर्फ 74.04 है। ठीक है, 74.04% ही है। यानी केरल और पूरे इंडिया का अगर आप लिटरेसी रेट देखें तो ज़मीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन that the president may, for the violation of constitution, be removed from the office by an impeachment in the manner provided in article 61। ये आपको जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में या कौन से आर्टिकल में जो है मतलब ये बात लिखी गई। देखिए मैंने आपको, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको जो है प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं उसकी प्रक्रिया मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि संसद के किस सदन में आता है, ठीक है, कैसे पारित किया जाता है, कितने दिन पहले नोटिस किया जाता है, कौन से बहुमत से जो है वो उसको पारित किया जाता है और कब लागू हो जाता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। और साथ ही साथ मैंने आपको जो उस समय जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे वो भी बताए थे। तो देख लीजिए, मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो है 2023 में रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। सिंस आपको मैंने पढ़ा रखा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसका जवाब देना। इसका आंसर है आर्टिकल 56B जो है वो जो है इसका आंसर है। और ये संविधान के जो है भाग 5 में जो है राष्ट्रपति संबंधित जो है वो जो अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर केरला
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट सेक्स रेशियो, यानी केरल के बाद निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति लिंग अनुपात सबसे अधिक है, आपको ये बताना है। केरला के बाद आपसे सेकंड पोजीशन पे पूछ रहा है कौन है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या नई दिल्ली है। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा पुडुचेरी में जो है वो केरल के बाद हाईएस्ट जो है वो क्या है, जो है कास्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो कास्ट सेक्स रेशियो क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात होता है पर 1000 जो मेल है ना उस पे फीमेल की संख्या कितनी है, यानी 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी, उसको हम बोलते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, तो देखिए केरल में लिंग अनुपात जो है वो 1057 है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। पुडुचेरी में कितनी है, तो पुडुचेरी में बस इससे एक कम है, तो ये डाटा आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, यानी 1000 जो है पुरुषों पे यहाँ पर जो है 1056 जो है महिलाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंग अनुपात किसका है, तो ऑफ कोर्स बहुत मतलब जो है सभी को ये बात पता है, सबसे कम जो है वो हरियाणा राज्य का है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो केरल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं, प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग गेव द 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, किसने दिए हैं, न्यूटन ने दिए हैं, रदरफोर्ड ने दिए हैं, केपलर ने दिए हैं या फेराडे ने दिए, किसने जो है ये दिया है, ये नियम आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये नियम जो है वो केपलर द्वारा दिया गया है। केपलर एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, 1571 से लेकर के 1630 के बीच में जो है ये थे। इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे, तो इन तीनों नियमों का नाम हम पढ़ लेते हैं। इसका नाम है, एक है कक्षाओं का नियम, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम, तीसरा है आवर्त काल का नियम। ठीक है, ये 3 नियम जो हैं उन्होंने दिए हैं जो है वो ग्रहों के जो है गति के संदर्भ में, तो ये आपको याद रखना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट पैरासाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज पैरासाइट डेवलप इन अ रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन, यानी निम्नलिखित में से किस रोग में मानव की लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में परजीवी विकसित हो जाता है, आपको बताना है। कोविड-19 में हो जाता है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा में हो जाता है, डेंगू में हो जाता है या मलेरिया में हो जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको पता है, मलेरिया में हो जाता है ये। ठीक है, क्यों मलेरिया, देखिए ये एक मच्छर जनित बीमारी है, मच्छर जनित रोग है। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बात ये जो है इसका परजीवी का नाम भी याद रखिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है। ठीक है, वो जो है इस मच्छर में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इस मच्छर में पाया जाता है, और ये मच्छर जब हमें काट लेता है तो हमें क्या होता है, ये मलेरिया नामक रोग हो जाता है, जो क्या करता है, हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की संख्या को कम कर देता है। ठीक है, अब ये कम कर देगा तो क्या होगा, आपके अंदर खून नहीं बन पाएगा, तो आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Ajanta cave of Maharashtra are the cave monuments connected with which of the following religion। देखिए ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, मैंने आपको महाराष्ट्र में अजंता केव, एलोरा केव के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए देखते हैं ये किनसे संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो गुफाएं हैं। यहाँ पर बौद्धों की पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, मैंने आपको बकायदा पिक्चर के साथ ये चीज़ें समझाई थी, ताकि आप फ्यूचर में जब इनसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी घुमावदार भी बने तो आप गलत ना कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग पाल डायनेस्टी रूलर वॉज द फाउंडर ऑफ जो है वज्रयान, विक्रमशिला,
और एंड सोमपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित पालवंश शासकों में से कौन वज्रयान, विक्रमशिला और सोमपुर विश्वविद्यालयों का संस्थापक रहा है। आपके पास ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। किसने की है इसकी स्थापना? तो देखिए इसकी स्थापना की है धर्मपाल ने। इनका शासनकाल था 770 से लेकर के 810 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तब इनका शासनकाल था। कहाँ पे था? तो याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल और बिहार, बंगाल बिहार राज्य में इनका जो है वो शासन था। और उन्होंने वहीं पे जो है अनेक प्रकार के मठ और विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, जिसमें से जो है वज्रयान, विक्रमशिला और सोमपुर विश्वविद्यालय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो है मतलब फेमस है। ठीक है, आपसे पूछे कहाँ है, तो ये बंगाल और बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. The grant in aid by the union government to certain states charged to the Consolidation Fund of India are described in Article of the Constitution of India 1949. कुछ सरकारों द्वारा कुछ राज्यों को भारत की संचित निधि से दी जाने वाली सहायता अनुदान का वर्णन भारतीय संविधान 1949 के अनुच्छेद में किया गया। आपसे पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद में जो है संचित निधि के बारे में बात की गई है। 475, 175, 275 या 375 किस में की गई है? देखिए आर्टिकल 275 में ठीक है जो है बात की गई है जो है संचित निधि का। ठीक है, अब देखिए संचित निधि आपको पढ़ देखिए संचित निधि में क्या होता है। जब हम लोग जो बजट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अपने जो है देश का संचालन करने के लिए, तो जो पैसा जमा होता है वो संचित निधि में ही जमा होता है। उस संचित निधि से ही पैसे निकाल करके जो है वो क्या किया जाता है, सरकार अपना काम करती है, विभिन्न प्रकार की जो है वो योजनाएं बनाती है, उन्हें लागू करती है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पे अगर कभी जो है मतलब आवश्यकता पड़े कि जो हमें और फंड चाहिए, तो वो संचित निधि से ही वो फंड जाता है। इसके अलावा योजनाओं के बनाने के अलावा जो बहुत सारे हमारे जो पद हैं, जैसे कि जो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पद हैं, ठीक है, जिन्हें जब पेंशन दी जाती है या वेतन दिया जाता है तो वो भी संचित निधि पर ही भारित होता है। संचित निधि से ही जो है वो वेतन वहाँ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आप संचित निधि केंद्र में भी होती है, राज्य में भी होती है। ठीक है, तो जो राज्यों के पद होते हैं वहाँ पर राज्यों की संचित निधि से पैसा जाता है, और जो केंद्र में पद होते हैं वो केंद्र की संचित निधि से पैसा उनको जाता है। आपको आई होप यहाँ पे जो ये बात जो है वो क्लियर हो गई हो कि संचित निधि होती क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज आल्सो नोन एज दासी अट्टम इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को प्राचीन काल में दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था? आपको बताना है। मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम, कथक या जो है बिहू। देखिए यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे बिहू होना चाहिए था। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका आंसर है भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम जो सब मैंने आपको ऑलरेडी भारतनाट्यम के बारे में बहुत टाइप के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। एक ये और क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। तमिलनाडु का डांस है ये डांस कहाँ किया जाता है? डांस किया जाता है मंदिरों में। मंदिरों में जो नर्तकियाँ होती थी पुराने ज़माने में, मंदिरों में जो है डांसर्स हुआ करती थी, तो वो इस चीज़ को जो इस कला को प्रदर्शित करनी थी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, वहीं से ये जो है परंपरा आई है। ठीक है, तो क्योंकि वो जो है मतलब मंदिरों की दासी हुआ करती थी, ठीक है, या जो है मंदिर को समर्पित नृत्यांगना हो जाती थी, इसलिए इसका नाम जो है वो दासी अट्टम जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया टेस्टेड fired the surface to surface ballistic missile Agni 5. What type of fuel engine does the missile have? ठीक है, हाल ही में भारत ने सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया है। मिसाइल में किस प्रकार का जो है ईंधन इंजन है? देखिए अब आप सोचेंगे ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो मैम यहाँ पे क्यों करा रही हैं? मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करंट का है, लेकिन ये साइंस के पोर्शन में भी जो है
स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उसका भी पार्ट है ये। और आपको जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्योंकि मिसाइल्स हमेशा जो है कोई ना कोई जो है भारत लॉन्च करता ही रहता है किसी न किसी पर्पज से, तो आपको जब ये मिसाइल लॉन्च हो तो आपको एक तो उनका नाम याद रखना है, दूसरा जो है वो किस प्रकार के जो है उससे लॉन्च हुई है, ठीक है, व्हीकल से, वो याद रखना है। और तीसरा ये है कि उसमें किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया गया, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए मैंने आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ डाली है ताकि एक आपका ध्यान जो है, आपको ध्यान में ये बात रहे और जब आप इस चीज़ को करंट अफेयर को पढ़ें तो आप इसे नोटिस करें कि हाँ इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, आया है, तो मुझे इस चीज़ को स्पेसिफिक जो है याद रखना है। इसका आंसर है सॉलिड ईंधन इंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन द इंडियन म्यूजिशियन मेस्ट्रो इज ऑल्सो known to play which of the following instrument? भारतीय संगीत सम्राट उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन है बांसुरी, तबला, संतूर, हारमोनियम। तो ये सबको पता है, तबला बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, कॉमन नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसिप्ट which neither create any liabilities or nor reduce the asset of the government are called। वे प्राप्तियां जो न कोई देनदारी पैदा करती है, ना ही सरकार की संपत्ति को कम करती हैं, कहलाती हैं। आपके पास ऑप्शन है सेल्फ एसेट रिसिप्ट, स्वयं मूल्यांकन प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां या मानक प्राप्तियां, क्या कहलाती हैं? देखिए ये कहलाती हैं राजस्व प्राप्तियां। मैंने आपको जो है जब प्राप्तियां पढ़ाई थी, ठीक है, आपको मैंने जब इकोनॉमिक्स में जो है पिछली वीडियोस में मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राजस्व प्राप्तियां वो होती हैं जो सरकार को जो मतलब पूरे वित्तीय वर्ष में, ठीक है, सरकार को जो धन प्राप्त होता है, कैसे धन प्राप्त होता है उसे, एक तो मतलब जो है जो टैक्स, जो इनकम टैक्स लगा रखा है सरकार ने, ठीक है, या सरकार ने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से जो उसे चीज़ प्राप्त होती है, जो लाभ उसे मिला है, ठीक है, वो इसमें राजस्व प्राप्तियों में शामिल होता है क्योंकि ये शुद्ध लाभ है। इसमें किसी को, सरकार को किसी को ना ब्याज देना है, ना कहीं किसी स्कीम में खर्चा करना है, ये तो उसके द्वारा जो है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की गई चीज़ों का जो प्रॉफिट है वो उसे मिला है, तो इसलिए राजस्व प्राप्तियों में ये आता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या चीजें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इन November 22 notified to implement the पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेसा एक्ट। ठीक है, हाल ही में नवंबर 2022 में किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार यानी पेशा अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, गुजरात। किसने जारी की है? तो MP ने जो है ये जारी की है। पेशा अधिनियम देखिए कब आया था? 1996 में आया था। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि पेशा अधिनियम होता क्या है। पेशा अधिनियम देखिए इसमें ये होता है कि कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, वहाँ की पंचायतों को जो है अधिक, क्योंकि वो ग्रामीण एरिया है तो वहाँ की पंचायतों को उनसे संबंधित जो वन क्षेत्र होते हैं या फिर जो भी छोटा मोटा उत्पादन होता है उससे संबंधित अधिकार दे दिया जाता है। वहाँ पे भूमि अधिग्रहण आप नहीं कर सकते हो, वहाँ पे भूमि अधिग्रहण के लिए पंचायतों से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पेशा एक्ट लाया ही इसलिए गया था ताकि जो जनजाति समूह वगैरह होते हैं या जो पिछड़ी जनजातियाँ होती हैं वो अपनी भूमि की और अपने एरिया की जो है वो रक्षा कर सकें। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तो पहले भाग जो है 9 भारतीय संविधान का भाग 9 मैंने आपको बताया था पंचायतों के बारे में संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। और अनुसूची कौन सी आएगी? तो अनुसूची आएगी 5th शेड्यूल। ठीक है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, उसमें नाम दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2022 3 women of Indian origin were selected as Australia's STEM superstars. Which of the following is not one of them? दिसंबर 2022 से भारतीय मूल की 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया के STEM सुपरस्टार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सुपरस्टार के रूप में चुना गया था। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित से कौन शामिल नहीं है, आपको बताना है कौन शामिल नहीं है, नहीं पे फोकस है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है वो श्रुति बिश्नोई जो है वो शामिल नहीं है, बाकी ऊपर की जो तीनों हैं ये इसमें शामिल हैं। देखिए
एक चीज आप याद रखिएगा, ऐसी कोई भी घटना इसमें किसी भारतीय को सम्मानित किया जाता है या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, चाहे वो पद हो, चाहे वो जो है कोई स्कीम में पार्ट हो, चाहे उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है आपके लिए डायरेक्ट। अब समझ लीजिए कि स्टेम होता क्या है। स्टेम का अर्थ है, देखिए, एस मतलब होता है साइंस, टी मतलब होता है जो है टेक्नोलॉजी, ई मतलब है इंजीनियरिंग और एम मतलब है मैथ्स। तो ये सब्जेक्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में इन लोगों ने योगदान दिया, उसके लिए इन्हें चुना गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state has major reserves of low grade brown coal called lignite which is used for power generation? किस राज्य में निम्न श्रेणी के भूरे कोयले जिसे लिग्नाइट कहा जाता है का भंडार है जिसका प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है? गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में, कहाँ पर आपको जो है इस प्रकार के कोयले का भंडार देखने को मिलता है? तो इस प्रकार का जो कोयला है उसका भंडार आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो आपसे जो है हमेशा उच्च क्वालिटी के संबंधित जो कोयले होते हैं उन पे ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको जब कोयले पे क्योंकि खनिज से संबंधित है, जियो का क्वेश्चन, जियो का पेपर है ये, तो जियो के क्वेश्चन से जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको जो है कोयले कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उसी खदान का नाम क्या है वो याद कर लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2019-2020 पब्लिश्ड बाय आरबीआई, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट जीडीपी? आरबीआई द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक 2019-20 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? आपको बताना है। तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, गुजरात की, सबसे सर्वाधिक किसकी है? ठीक है, तो देखिए ये है महाराष्ट्र की। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जब आपसे पूछा गया था ये डाटा, तब आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे उसने पुराना ईयर का डाटा पूछ लिया है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको 2024 का जो लेटेस्ट डाटा आया होगा, ठीक है, आपको उसे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? आपको बताना है। कुतुब मीनार है, ऑफ कोर्स, ठीक है। आलमी मीनार भी है, बलबन का मकबरा भी दिल्ली में ही है, बीबी का मकबरा नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है, और इसे औरंगजेब के पुत्र ने बनवाया था, अपनी माँ के जो है स्मृति में बनवाया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ विद पिक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. Who was the first Asian to be elected for the membership in the British Parliament in 1892? वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद की सदस्यता के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सबको पता है, दादा भाई नौरोजी थे, उन्हें ही चुना गया था, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसे आप आंख बंद करके भी मतलब जो है सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर एंड खादर आर द सब टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी, सबको पता है, ये जलोढ़ मृदा का प्रकार होती है, ठीक है। जो बांगर होती है, ठीक है, वो होती है प्राचीन जलोढ़, प्राचीन। खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो मैंने आपको कल भी जब वीडियो कल जो आपकी क्लास ली थी, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपको मृदाओं के नाम याद रख लेने हैं, नाम पे क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपसे रिपीट कर दिया है उसने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2019 रिलीज्ड इन फरवरी 2022 बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 2019? ठीक है, आपको बताना है कि शिशु मृत्यु दर जो है किस राज्य में सर्वाधिक था 2019 में, ठीक है। उड़ीसा में था, मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, ये बिहार था। किसमें सबसे ज्यादा जो था वो था, आपको बताना है ये बात, ठीक है। चलिए आपके पास ऑप्शन है, देखिए तो एमपी में था, किसमें था ये? मध्य प्रदेश में था, ठीक है। शिशु मृत्यु दर कितनी थी? यानी 1000 पुरुषों पर
46 जो हैं वो यानी 1000 अगर मेल चाइल्ड हैं, ठीक है, तो उसमें से 46 फीमेल चाइल्ड का जन्म हुआ है, ठीक है। इतनी हालत खराब है। सबसे ज़्यादा कम किस में था? एमपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन was launched by the Ministry of Women and Development Child in collaboration with the Ministry of Education, Government of India and UNICEF to bring out of school adolescent girls in India back into the formal education and skill system. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिसेफ के साथ मिलकर के भारत के स्कूलों से बाहर किशोरी लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है शक्ति शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी इज द जो है चेंज मेकर, कन्या शिव प्रवेश उत्सव, ठीक है, सॉरी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, कौन सा जो है उन्होंने ये चीज जो है चालू की है? देखिए तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है ये जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य था कि वो बालिकाएं जो इन्होंने किसी कारणवश चाहे जो है उनकी सोशल जो है वो रीज़न हो, चाहे जो है वो ऐसे कोई सा भी रीज़न हो जिसकी वजह से उन्होंने इकोनॉमिकल रीज़न हो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो उन्हें वापस जो है शिक्षा के उससे जोड़ा जाए, ठीक है। अब देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसी के साथ हम देख लेते हैं कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च, ठीक है, को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा इन 1961 टू मेक इट अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? 1961 में गोवा को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने हेतु उसकी स्वतंत्रता के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मार्गो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सर्चलाइट, क्या नाम रखा गया था? इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय जो है वो इसका नाम रखा गया था। गोवा को जो है भारतीय गणराज्य में इसके माध्यम से शामिल किया गया था। चलिए अब अन्य को देख लेते हैं। देखिए ऑपरेशन विजय ये 1961 वाला जो ऑपरेशन विजय उसमें तो गोवा जो है भारत का राज्य मतलब जो भारत में शामिल हुआ था, लेकिन एक और ऑपरेशन विजय हुआ है वो 1999 में हुआ था, उसे आप याद रखिएगा, वो कारगिल वॉर के संदर्भ में जो है वो ऑपरेशन विजय है। तो दो ऑपरेशन विजय है, एक 1961 वाला है जिसके अंतर्गत गोवा भारत का राज्य में शामिल हो गया था, और दूसरा 1999 वाला है जिसमें जो है वो कारगिल वॉर के टाइम पे वो ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये एक डिस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। अब देखते हैं ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ये हुआ था 1981 में चलाया गया था इसके अंतर्गत क्या किया था, जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने विद्रोह किया था क्योंकि भारतीय जो है राज्य से अलग होना चाहते थे, तो उन्हें दबाने के लिए जो है 1981 में ऑपरेशन पोलो जो है वो चलाया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन सर्चलाइट। तो ऑपरेशन सर्चलाइट जो है वो हुआ था 1971 में। उस टाइम पे जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही थी, ठीक है, बहुत सारे जो है वो राष्ट्रवादी आंदोलन वहाँ चल रहे थे। तो उन्हें रोकने के लिए, ठीक है, पाकिस्तानी सेना, उस टाइम के जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट, ठीक है। इसमें इंडिया ने नहीं चलाया था, पाकिस्तान ने अपने ही दूसरे पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस प्रकार की संरचना भारत की बौद्ध वास्तुकला से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। स्तूप है, विहार है, चैत्य है। देखिए मॉन्क नहीं है क्योंकि मॉन्क जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें मॉन्क कहा जाता है। चैत्य क्या होते हैं? जहाँ पे हम पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा संबंधी जो स्थल होता है उसको बोलते हैं चैत्य। विहार कहाँ होते हैं? जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनके रहने का स्थान है उसको बोलते हैं विहार। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप जो होते हैं वो जो एक ये जो चैत्य होते हैं, ठीक है, चैत्य जो होता है एक आयताकार कक्ष होता है ऐसे करके, उसके बीच में जो है एक संरचना लगी होती है ऐसे करके, ठीक है, वो यहाँ बैठ करके बौद्ध भिक्षु जो क्या करते हैं वो प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो उनको बोलता है स्तूप, उनको बोला जाता है स्तूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Constitution Amendment Act promoted
द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्ति को बढ़ावा दिया है? ये मैंने आपको बताया था कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा अधिनियम ये बात आपसे बताता है। 9वां, 7वां, 3रा, 5वां किस जो है अधिनियम में ये या फिर किस संशोधन में जो है ये बात कही गई है आपको बताना है। ठीक है, तो 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 में हुआ था, उसमें ये बात कही गई है। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके साथ साथ जो 7वां संशोधन है उसमें जो है उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति के बारे में, अतिरिक्त न्यायाधीश, ठीक है, और कार्यकारी न्यायाधीश, ये 2 प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, इसका संबंधित प्रावधान भी जो है वो 7वें संविधान संशोधन में जो है वो दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, She was the first Indian to participate in NASA's International Air and Space Program. नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला का आपको नाम बताना है। जानवी डांगेती, मानवी भट्ट, कुसुम घोषट या देत्रिया देवी। देखिए इसका आंसर है जानवी जो है डांगेती, ये हैं। इन्होंने पहली बार जो है वो नासा के जो मतलब स्पेस प्रोग्राम है उसमें भाग लिया था और सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली जो है महिला भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम नमस्ते इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर मॉनिटाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसको कि पूरे में की शॉर्ट फॉर्म में नमस्ते बोलते हैं, एक संयुक्त पहल है। किसकी संयुक्त पहल है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय की, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय की, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय या आवास और शहरी मंत्रालय की। ठीक है, किसकी ये जो है संयुक्त पहल है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्लस आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की जो है पहल है। देखिए क्योंकि इसमें सैनिटाइजेशन की बात हुई है, ठीक है, सैनिटाइजेशन सबको पता है उसका आवास और शहर से ही संबंध होता है, क्योंकि मतलब आवास में रहोगे तभी तो आपको साफ सफाई वगैरह की ज़्यादा ध्यान होता है। ठीक है, और क्योंकि मतलब जो है इसमें क्यों मैकेनिज्म सैनिटाइजेशन वगैरह पे जोर क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, तो इसके लिए जोर इसलिए दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो पूरा जो है जैव मंडल ही सुरक्षित रहेगा और हमें अपने विकास करने का जो है अच्छा अवसर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question, as per the information till December 2022, who was the Lieutenant Governor of India? दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे? विनय कुमार सक्सेना, नवीन जंग, ठीक है, जितेंद्र खन्ना या अनिल बैजल। ठीक है, कौन थे? ठीक है, देखिए विनय कुमार सक्सेना थे और अभी भी वही हैं। ठीक है, अभी ये वही हैं। 22 मुझे लगता है कि 22वें हैं या 28वें हैं, आई थिंक आई एम 100% श्योर कि 22nd जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी बोलते हैं जो है वो इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, वर्तमान में भी अभी वही ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, According to 2011 Indian census, which of the following state has the highest population growth rate as compared to 2001? तो आपको बताना है किसका जो है ज्यादा है जनसंख्या वृद्धि दर। बिहार की, मेघालय की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, किसकी ज्यादा है? ठीक है, तो देखिए इसकी में है मेघालय की ज्यादा है। कितनी है मेघालय की? 27.9% जो है वो मेघालय की है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश की, सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का नाम है जिसकी है 26%। फिर आता है बिहार, तीसरे नंबर पर बिहार है जिसकी है 25.4%। उसके बाद आता है मणिपुर,
मणिपुर की है 24.5%। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, इंडिया की पूछे, तो इंडिया की जो है वो है 17.7% जो है वो इंडिया की है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में भी ग्रामीण क्षेत्र की कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्र की 12.3% है और शहरी क्षेत्र की जो है वो 31.8% है। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। देखिए, जब 2022 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, काफ़ी फेमस है, जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, कतर में है, कतर में हुआ था। ठीक है, अब अगला फीफा जो वर्ल्ड कप है वो 2026 में होगा, जो कि कनाडा, यूएसए, ठीक है, इधर जो है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बस आपको यही डिटेल एक्स्ट्रा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ खानवा 1525 was fought between the armies of राणा सांगा एंड बाबर। ठीक है, बाबर, इसका आंसर बाबर है। ये एक जो है ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संचयी और जो है रोग नहीं है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका अमीबाइसिस, सिफिलिस, एड्स या गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया जो भी बोलते हैं, गोनोरिया। ठीक है, आई एम सॉरी। तो कौन सा जो है इसमें संचयी रोग नहीं है, आपको बताना है। कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, यानी कौन सी एसटीडी नहीं है। ठीक है, देखिए अमीबाइसिस जो है, ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक परजीवी से होती है। ठीक है, और जो हमारे किसको प्रभावित करती है? आंत को प्रभावित करती है, और ये परजीवी से होने वाला रोग है। ठीक है, इसके अलावा सिफिलिस जो है वो एक जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और जो है गोनोरिया जो है वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who amongst the following was the first woman president of the Indian Olympic Association? ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली जो है महिला अध्यक्ष थी? आप उनका नाम बताना है। ठीक है, देखिए सबसे बहुत इजी है, पीटी उषा। ठीक है, ये चीज उस टाइम पे बहुत न्यूज में रही थी। तो ऐसी चीजें जो पहली बार हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो, जहाँ पे भी किसी भी जो है खोज के आगे या किसी भी काम के आगे पहला शब्द अगर लग गया है तो उसे आपको डेफिनेटली याद करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे चल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट, देखिए मैंने बताया ना, फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व बीन स्टैब्लिश्ड। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मैंने आपको कहा था पहला आपको याद ही रखना है, क्वेश्चन बनेगा। अगर ऑप्शन है लद्दाख, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली। कहाँ खोला जा रहा है? तो ये जो है वो लद्दाख में जो है वो खोला जा रहा है। ठीक है, लद्दाख में भी कहाँ? तो वहां पे जो है पूर्वी लद्दाख में खोला जा रहा है, लद्दाख के पूर्वी हिस्से में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग which of the following eras is considered to be the era of dinosaurs? निम्नलिखित में से किस युग को हम डायनासोर का युग मानते हैं? ठीक है, सिनोजाइक, पैलियोजाइक, प्रीकैम्बियन या मेसोजाइक। देखिए मेसोजाइक एरा को जो है हम क्या मानते हैं? डायनासोर का युग मानते हैं। और इसी के साथ जो है वो पेंजिया, इस टाइम पे पेंजिया क्या हो रहा था? वो जो है आधुनिक महाद्वीपों से अलग हो रहा था। पेंजिया का इस टाइम पे निर्माण हो रहा था, जो हमें आधुनिक महाद्वीप हमें जो आज हमें दिखते हैं, ठीक है, उस टाइम पे वो पेंजिया था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था? पेंजिया, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो हम उसको बोलते थे पेंजिया, और सभी महासागर भी आपस में जुड़े थे तो हम उन्हें बोलते थे पेंथलासा। ठीक है, तो जो पेंजिया था यानी सारे महाद्वीप एक साथ थे, ये वही टाइम था मेसोजाइक का जब डायनासोर्स भी थे, और ये वही टाइम था जब पेंजिया जो है वो विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों में टूटना आरंभ हो गया था। ठीक है, जैसे कि हम आज वर्तमान स्वरूप में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Inside a raindrop, a secondary raindrop is formed after how many internal reflection of ray light? वर्षा की एक बूंद के अंदर प्रकाश की किरणों के कितने आंतरिक परावर्तन से गुजरने के बाद एक द्वितीय इंद्रधनुष बनता है? ठीक है, देखिए ये आंसर भी बहुत सिंपल है। जब मान लीजिए एक ड्रॉप है, ठीक है, और उसके अंदर 2 रेस चली जाएं, एक रेस गई जो है स्कैटर हुई, 7 किरणें बनाई उसने, जो आपने जो है वो पढ़ा होगा 7। फिर एक और रेस गई उसी वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, उसने भी 7 बना दी। तो आपको क्या है, स्काई पे जो है 2 इंद्रधनुष दिखाई देंगे, क्योंकि वो जो है एक बूंद से, एक पानी की एक बूंद से जो है 2 रे ऑफ लाइट जो है वो गुजर गई, इस कारण 2 इंद्रधनुष जो है बना है। हालांकि ऐसी जो परिघटना होती है वो बहुत ही कम, ठीक है, मिलियन ईयर्स में कभी एक बार हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द माइंस मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्ट 2021-2022, which of the following states has the highest number of operating mines? आपको बताना है, ठीक है, कि किसकी सबसे ज्यादा संख्या है। ठीक है, झारखंड की है, झारखंड में है, एमपी में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में, किसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो है वो एमपी में पाई जाती है खदानें। ठीक है, तो आप देखिए जो रिपोर्ट्स होती है ना, इन्हें आपको याद करना है। हमारी जो मैगजीन आपको भी कुछ टाइम बाद मिल जाएगी, जिससे आप जो है आसानी से जो है परचेस कर सकते हैं। वो मैगजीन, उसकी क्लासेस भी होंगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप क्लास के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप क्लास के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसमें इन सब रिपोर्ट्स को जो है कवर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है, कौन से डिपार्टमेंट ने प्रकाशित की है, किसका जो है रैंकिंग कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको ये चीज यहाँ पे इसलिए रखी है ताकि जब आप खनिज वाला चैप्टर जो है ज्योग्राफी में पढ़ें तो आप याद से जो है वो मिनरल्स डाटा को भी याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला कैलकुलेटेड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज, निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना का सूत्र क्या है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जीडीपी प्लस मूल्यह्रास, जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, जीडीपी प्लस मूल्यह्रास या जीडीपी माइनस जो है मूल्यह्रास। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें सही होगा। एनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना हम कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए कैसे होता है। जब हम जीएनपी में से मूल्यह्रास यानी डेप्रिवेशन को घटा देते हैं, तब हमें जो है एनएनपी मिलता है। अब जीएनपी क्या होता है? जीएनपी मैंने आपको बताया था कि जीएनपी में जो है एक वित्तीय वर्ष के भीतर, ठीक है, जो हमारे देश में, ठीक है, जो हमने आय कमाई है, जो सभी लोगों ने आय कमाई है वो आय, और विदेशों में जो भारतीयों ने आय अर्जित की है और जो संपत्ति अर्जित की है, वो दोनों को मिला करके जो बनती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्राइस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और नॉट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी कहते हैं। ठीक है, उसमें से आप डेप्रिवेशन यानी मूल्यह्रास पे मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है, उसको आप घटा दीजिए तो जो बचेगा वो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक बार मैं वापस आपको क्लियर कर देती हूँ। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल जो है प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? भारतीय व्यक्तियों जिन्होंने भारत में रह करके जो संपत्ति और जो धन अर्जित किया है वो, और भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं उन्होंने वहाँ पे जो धन और संपत्ति अर्जित की है, उन दोनों को मिला करके हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं और उसमें से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुइया निम्नलिखित में से किस राज्य का मशहूर लोक नृत्य? आपको बताना है। मणिपुर का है, अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है, किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है महत्वपूर्ण लोक नृत्य है भुइया। ये त्योहारों पर या फिर जो पारिवारिक जो समारोह वगैरह लोग आयोजित करते हैं तो उन पे जो है ये किया जाता है। इससे संबंधित एक जाति है, उसको आप याद कर लीजिए, दिगरू मिसमी। अब मिसमी तो आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो दिगरू मिसमी जनजातियां जो है वो इस नृत्य से, भुइया नृत्य से संबंधित है, वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 इंडियन सेंसेक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लाइव इन रूरल एरिया। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं आपको बताना है। 61.5, 77.3, 68.8, 81.2 कितने परसेंट भारतीय जो है वो रहते हैं गाँव में। ठीक है, तो देखिए गांव में रहने वालों की संख्या कितनी है, तो गांव में रहने वाले लोगों की संख्या है 68.8। और शहर में कितने लोग रहते हैं, तो शहर में टोटल 31.2 लोग रहते हैं भारत में, टोटल इंडिया का बता रही हूँ मैं। ठीक है, और सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, वो कहाँ है, तो वो है यूपी में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है ग्रामीण, सबसे कम, ये तो ज्यादा वाले लोग हैं। ठीक है, कम सबसे जनसंख्या कहाँ है, ठीक है, तो वो देख लीजिए सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद गोवा में है। और सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या है, ये मैंने आपको शहरी जनसंख्या के आंकड़े बताए थे, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम जो है वो सिक्किम में है। ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेमस आर्टिस्ट एंड रिस्पेक्टिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। प्रसिद्ध कलाकार और उनसे संबंधित वाद्य यंत्रों के निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं, आपको बताना है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, सबको पता है, ये 100% ट्रू है। जाकिर हुसैन तबला, ठीक है, ये भी 100% ट्रू है। जाकिर हुसैन जो है वो तबला ही बजाते हैं। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, बांसुरी। ठीक है, ये बात भी 100% सही है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी के लिए फेमस है। भजन लाल जो है सोपोरी, ठीक है, वो वीणा बजाते हैं। देखिए भजन लाल सोपोरी जो वीणा नहीं बजाते हैं, वो क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। ठीक है, तो वीणा कौन बजाता है, तो वीणा बजाते हैं असद अली खान, ये बजाते हैं वीणा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहे थे कि जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं उनके नाम आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं, वो आपसे बार बार पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे आज के क्वेश्चंस के जो है वो आंसर की, ताकि आपको जो है वो आसानी हो। ठीक है, अगर आप कोई आंसर भूल गए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको इस जो है क्लास का PDF चाहिए, तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।